तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि सेक्टर लीडर दरवाजा बंद कर देते हैं और वो ओनाम और उसके साथ खड़े एक आदमी से कहते हैं कि तुमको इसके बारे में क्या लगता है। तो ओनाम कहता है वह निश्चित रूप से द वे ऑफ डाउ को समझता है। तो सेक्टर लीडर कहते हैं तो तुमको भी ऐसा ही लगता है। तो ओनाम कहता है कि हालांकि वह एक छोटा बच्चा है, मैं उसके बोलने के तरीके से उसकी बुद्धि को समझ सकता हूँ। और कहते हैं हालांकि उसने काफी कठिन समय गुजारा है, पर उसकी उम्र में इतनी समझदारी होना हमको समझ में आता है। तो सेक्टर लीडर कहते हैं हाँ मैं भी ये मानता हूँ। तो ओनाम कहता है जब भी मैं चुंगमुंग से बात करता हूँ ऐसा नहीं लगता कि वह एक छोटा बच्चा है, और यह सिर्फ उसके बोलने के तरीके के कारण नहीं। मैं चुंगमुंग के बचपन को नहीं समझ सकता, मुझे इसका वर्णन कैसे करना चाहिए। और ओनाम अपने मन ही मन सोचता है मैं उसमें एक ताओवादी की भावना को महसूस कर सकता हूँ, यह सोचने के लिए कि मैं एक बच्चे से ऐसा महसूस करूंगा। हालांकि इसका वर्णन करने का कोई बेहतर तरीका नहीं है। तो सेक्टर लीडर ह्योंगसांग से कहते हैं ह्योंगसांग आप उसके बारे में क्या सोचते हो। तो ह्योंगसांग कहते हैं क्षमा करें, आपको पता होना चाहिए कि लोगों का मूल्यांकन करने में मेरे पास कोई वास्तविक आंखें नहीं है और मुझे उनका मूल्यांकन करना नहीं आता सेक्टर लीडर। तो सेक्टर लीडर कहते हैं लेकिन आपने उसे देखकर कुछ तो महसूस किया होगा ना। तो दाओ कहता है कि हाँ, एक बच्चा जो बच्चा नहीं है, मैंने उससे यही महसूस किया। तो ओनाम सोचता है कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसे ऐसा महसूस किया। और ह्योंगसांग कहता है मुझे पता है कि कुछ बच्चे जो गहरे विचार रखते हैं या जिन्होंने कठिन जीवन जिया होता है इस तरह के चरित्र को विकसित कर लेते हैं। और कहता है कि हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वे वयस्कों की तरह व्यवहार करें, इसका सीधा सा मतलब है कि वे अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में परिपक्व हो गए हैं, यानी मैच्योर हो गए हैं। हालांकि वह बच्चा न केवल अपनी उम्र के लिए मैच्योर है, बल्कि जिस तरह से वह बात करता है और कार्य करता है उससे मुझे लगता है कि वह एक वास्तविक मैच्योर इंसान है। और कहता है कि मुझे तो कभी कभी लगता है कि वह एक बूढ़ा आदमी है। तो सेक्टर लीडर कहते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि वह अंदर से भ्रष्ट है। तो ह्योंगसांग बोलता है मेरा मतलब यह नहीं था। तो सेक्टर लीडर थोड़ा चुंगमुंग के बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, मुझे पता है कि अभी हर कोई क्या सोच रहा है, लेकिन कृपया इसका गहरा अर्थ न लगाएं। जैसा कि आप जानते हैं वह सिर्फ एक बच्चा है। तो ह्योंगसांग और ओनाम कहते हैं हाँ सेक्टर लीडर। और सेक्टर लीडर कहते हैं कि ये सेक्टर और हम लोग यहाँ के लोगों का भरण पोषण करने के लिए मौजूद हैं, अपने लाभ के लिए उनका उपयोग नहीं करते हैं। और सेक्टर लीडर कहते हैं कि अगर हमें एक महान प्रतिभा मिल जाए तो हमें उनके विकास का समर्थन करने की आवश्यकता है। यदि वे समस्याएं उत्पन्न करते हैं तो हमें समाधान के लिए उनका मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। तो ओनाम और ह्योंगसांग कहते हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सेक्टर लीडर। तो सेक्टर लीडर ओनाम से पूछते हैं कि निर्माण का काम कैसा चल रहा है। तो ओनाम कहता है ओह, पहाड़ की खड़ाईपन के कारण हम वर्तमान में निर्माण के लिए और अधिक लकड़ी इकट्ठा करने में परेशानी का सामना कर रहे हैं। हालांकि हम जितना हो सके उतने लकड़ी के लिए आसपास के पेड़ काट रहे हैं। और कहता है कटे हुए पेड़ों को सुखाने और ट्रिम करने के लिए कुछ और दिन की आवश्यकता होगी। तो सेक्टर लीडर कहते हैं कि अच्छा समझ गया। तो सेक्टर लीडर कहते हैं क्या आपको यह पसंद नहीं है कि मैं संप्रदाय के मंदिर की उपस्थिति के बारे में बहुत अधिक परवाह करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि हम कुछ अतिरिक्त राशि मिल गई है। तो ओनाम कहता है ये बिल्कुल भी नहीं सेक्टर लीडर। तो सेक्टर लीडर हंसते हैं और उसे कहते हैं कृपया मेरे अच्छे इरादों को समझें, माउंट हुआ संप्रदाय को फिर से बनाने की जरूरत है। और सेक्टर लीडर कहते हैं जब एक व्यक्ति नए आत्मसंकल्प और संकल्पों को स्थापित करता है उन्हें अपने आसपास के कार्यों को व्यवस्थित करना चाहिए और अपने व्यवहार को ठीक करना चाहिए। और यह कि कोई भी संप्रदाय में अलग नहीं है, शिष्यों को नए संकल्प और निर्णयों से सामना कराने की ये जो विधि है यह सबसे प्रभावित मानी जाती है। तो ओनाम सेक्टर लीडर से कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सेक्टर लीडर। और सेक्टर लीडर ह्योंगसांग से कहते हैं कृपया जितनी जल्दी हो सके हमारे द्वारा प्राप्त की गई नई तकनीकों की व्याख्या करना समाप्त करें। तो ह्योंगसांग कहता है जी सेक्टर लीडर। और सेक्टर लीडर ह्योंगसांग से कहते हैं कि हालांकि ऐसा करते समय आपको लापरवाही या गलती करने की अनुमति नहीं है। माउंट हुआ संप्रदाय का भाग्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम शिष्यों को तकनीक कैसे सिखाते हैं। तो ह्योंगसांग बोलता है मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि जरा सी भी गलती ना हो। तो सेक्टर लीडर कहते हैं तब मैं आप दोनों पर ही भरोसा रखता हूँ। तो ह्योंगसांग सोचता है कि क्या मुझे इनको अभी बता देना चाहिए, यह देखते हुए कि हम कम से कम 100 साल हो गए हैं टेक्निक की किताब। जब हमने पहली बार इसका पता लगाया तो मैंने नोटिस नहीं किया कि
इन सारी किताबों में धब्बे लगे हुए हैं, लेकिन यह स्याही के निशान भी लगभग ऐसे थे जैसे कोई जल्दीबाजी में किताब लिख रहा है। और कहते हैं कि क्या होगा अगर यह पूरी चीजें किसी की योजना का हिस्सा हो। तो ह्यूंग कहता है कि नहीं नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही दूर सोच रहा हूँ। आखिरकार किताबों का जो मटेरियल है बिना किसी संदेह के असली सौदा थी। और वो सोचता है कि तो इसका मतलब यह है कि कोई है जो माउंट हुआ संप्रदाय की मदद कर रहा है, लेकिन अपनी पहचान को गुप्त रख रहा है। लेकिन ऐसा काम कर कौन रहा है? तो उसके बाद हमको चिंगमुंग दिखाया जाता है। तो चिंगमुंग गुस्से के मारे वहाँ से जा रहा होता है और कहता है कि क्या उसने वास्तव में मुझे सिर्फ इसलिए लात मारी क्योंकि वो मुझे जीवन की गोलियां नहीं देना चाहता था। और चिंगमुंग गुस्से से बोलता है, मेरे लिए क्या अच्छा है कि मैं अपने रास्ते से हट जाऊं और उनको जितनी भी किताबें मैंने दी है उनका कॉपी ना बनाऊं, और ये सब मैंने एक सेक्टर को दिया है, ये सब कोई एक भिखारी भी नहीं लेता। और चिंगमुंग मनी मन सेक्टर लीडर के बारे में सोचता है और कहता है कि मैं उसकी ऐसी एक्सप्रेशन को देखकर जानता हूँ उन्होंने निसंदेह जीवन की गोली का नुस्खा खो दिया है। इसके अलावा संप्रदाय के पास सभी पैसे थे। और चिंगमुंग को गुस्सा आता है, कहता है बहुत हो गया इनका नौटंकी। मेरे पिछवाड़े का असली दर्द यह है कि मुझे उम्मीद है कि एक निश्चित डिग्री के साइड इफेक्ट होंगे, लेकिन यह मेरी कल्पना से कहीं अधिक गंभीर है। मेरा शरीर उतनी जल्दी ठीक नहीं हो रहा है जितना मैंने सोचा था। इस रफ्तार से ठीक होने के लिए तो पूरा आधा साल लग जाएगा। पूरा आधा साल, क्या बकवास है। और कहता है कि मेरे जैसे युवक के लिए 6 महीने का ट्रेनिंग गंवाना बहुत ही घातक हो सकता है। एक बच्चे का शरीर लगातार वृद्धि और परिवर्तन से आगे निकल जाता है और इसके कारण आंतरिक शक्ति के मूल सिद्धांत के निर्माण के लिए एक आदर्श समय मौजूद है। और एक बार जब आप इस आदर्श विधि को खो देते हैं तो यह कभी वापस नहीं आता। और चिंगमुंग सोचता है कि मुझे ठीक होने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और चिंगमुंग कहता है कि शुद्ध जन्मजात आंतरिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए 2 तरीके हैं। आप या तो जीवन की एक गोली खा सकते हैं या किसी प्रकार आंतरिक ऊर्जा का ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि मेरे पास किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने का कोई रास्ता नहीं है जो अपना आंतरिक ऊर्जा मेरे अंदर ट्रांसफर कर सके। तो चिंगमुंग कहता है कि मेरे उन दिनों में जीवन की गोलियां मूल रूप से संप्रदाय के सभी क्षेत्र में घूमती रहती थी और यहाँ वहाँ पड़ी रहती थी। मैंने हैंगओवर राहत के रूप में बेर के फूल की गोलियां का भी सेवन किया है, यह बहुत प्रभावी था। इस पर वापस विचार करते हैं। मैं वास्तव में अब एक पैग चाहता हूँ। तो चिंगमुंग खुद ही इमेजिन करता है कि उसके हाथ में दारू की बोतल है और वो उसमें दारू डाल रहा है। और चिंगमुंग को याद आता है, हाँ हैंगओवर से राहत, मुझे पता है वो कहाँ मिलेंगे, वो जीवन की गोलियां। मुझे याद आ गया कि वो कहाँ मिल सकते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।